कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम भूमंडलीकृत विश्व का बनना है और ये क्लास 10 का हिस्ट्री है। ठीक है, तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आपको समय को बचाते हुए कर देते हैं हम स्टार्ट। देखिए, इस चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ हम तथ्य जान लेते हैं, जैसे कि 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बाद भी चीन और भारत दुनिया का सबसे धनी देश था। यानी कि 18वीं शताब्दी में चीन और जो भारत थे वो दुनिया का सबसे धनी देश थे। ठीक है, बहुत अमीर देश थे। एशिया व्यापार में भी इन्हीं का राज था, यानी कि जितने भी एशिया व्यापार होते थे वो ये राजा थे उस व्यापार के। ठीक है, लेकिन अब यूरोप विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। कैसे? यानी कि 18वीं शताब्दी में एशिया जो था, चीन भारत जो थे वो व्यापार के सबसे बड़े केंद्र थे, राजा थे। लेकिन अब यूरोप हो गया है, जैसे कि आपको मालूम होगा। कैसे यार, यूरोप कैसे हो गया ये सबसे धनी देश, मतलब धनी महादेश और सबसे बड़ा व्यापार केंद्र कैसे हो गया? ये सारे विषय के बारे में हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आपको दिल थाम के बैठ जाना है इस चैप्टर के साथ। देखिए, हमारा एनसीईआरटी का सबसे पहला टॉपिक है आधुनिक युग से पहले, यानी कि आधुनिक युग से पहले क्या हुआ था। देखिए, रेशम मार्ग एक बहुत प्राचीन मार्ग था। रेशम मार्ग, जो सड़क बोलते हैं मार्ग को, रेशम मार्ग एक बहुत प्राचीन मार्ग था जो देश से देश और महादेश से महादेश जोड़ने के लिए उत्तम मार्ग माना जाता था। जो ये सड़क था, ये मार्ग था, वो देश से देश जोड़ता था और महादेश से महादेश जोड़ता था। यानी कि जैसे भारत को चीन से जोड़ता था और एशिया को यूरोप से जोड़ता था। ठीक है, रेशम मार्ग ईसा पूर्व से भी पहले प्रारंभ हो चुका था। ये जो रेशम मार्ग है वो ईसा पूर्व से भी पहले प्रारंभ हो चुका था। 15वीं शताब्दी तक इसका प्रयोग किया गया। यानी कि ये जो रेशम मार्ग था वो ईसा पूर्व से पहले प्रारंभ हो गया था और 15वीं शताब्दी तक इसका क्या प्रयोग किया गया। यह मार्ग बहुत सारे महादेश जैसे अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप को एशिया से जोड़ता था। मैंने अभी आपको बताया कि यूरोप से एशिया को क्या ये जोड़ता था। आगे अगला टॉपिक है, टॉपिक नहीं, इसका नाम रेशम मार्ग ही क्यों पड़ा? ये जो मार्ग है, ये जो सड़क है, इसका नाम और हम कुछ दे सकते थे, विश्व मार्ग हम दे सकते थे या और कोई नाम दे सकते थे, लेकिन इसका रेशम मार्ग नाम की ही क्यों पड़ा वो बारे में जानते हैं हम। देखिए, क्योंकि सबसे पहले इस रास्ते का प्रयोग रेशम के व्यापार के लिए किया जाता था। अच्छा, इसीलिए इसका नाम रेशम मार्ग पड़ गया। फिर हमने भारतीय मसाले, चांदी, सोना और बहुत सारी वस्तुओं के व्यापार के लिए इस मार्ग का प्रयोग करने लगे। ठीक है, तो आप समझ गए कि इस मार्ग से पहले क्या कि रेशम का प्रयोग किया जाता था, जिसके वजह से इसका नाम रेशम मार्ग पड़ गया। अगला एनसीईआरटी टॉपिक है भोजन का यात्रा, यानी कि भोजन कब से भाई यात्रा करने लगे, वही टॉपिक है ये। देखिए, जैसे जैसे व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह जाते गए, उनके साथ खाने की सामान भी जाती गई। मान जाओ कि आप कहीं जा रहे हो घूमने, तो आप खाने के लिए कुछ जरूर लेके जाओगे, तो आप यात्रा कर रहे हो, यानी कि आपकी भोजन भी यात्रा कर रही है। जैसे नूडल्स चाइना से आया, यानी कि चाइना के जो व्यापारी थे वो नूडल्स जहाँ भी जाते थे वो नूडल्स लेके जाते थे। पास्ता अरब से आया, यानी कि भोजन का व्यापारी के साथ यात्रा भी हुई। यानी कि अब जैसे कि कह सकते हैं व्यापारी के साथ यात्रा की, जैसे कि भोजन जो है वो व्यापारी के साथ क्या कर रही थी, यात्रा कर रही थी। कई बार जीवन में कुछ ऐसे चीज आ जाते हैं जिससे जीवन बदल जाता है, ये तो बात सही है। जैसे साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने से यूरोप की गरीबी की जिंदगी बदल गई। यानी कि यूरोप जो था पहले बहुत गरीब था, वो आलू का इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से उसकी गरीबी मिट गई, उनका भोजन बेहतर हो गया तथा उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी थी। अच्छे जब भोजन करेंगे तो भाई आपकी औसत उम्र बढ़ेगी। अगला टॉपिक है विजय, बीमारी और व्यापार। विजय, बीमारी और व्यापार। आगे इसमें देखिए क्या है कि 15वीं से 16वीं सदी तक यूरोप ने समुद्री रास्ते के जरिए विश्व का प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। जो यूरोप था वो समुद्री रास्ते के जरिए विश्व का भ्रमण यानी घूमने लगा, क्योंकि वह अपना व्यापारिक साथी ढूंढना चाहता था। यानी कि आप अगर दुकान खोल के बैठ जाओ और कोई आपका ग्राहक ही ना आए तो आपका व्यापार होगा नहीं। दो व्यक्ति की जरूरत होती है, एक उपभोक्ता की और एक व्यापारी की। तो वही जो है यूरोप ढूंढने लगा।
उस समय पुर्तगाली और स्पेन दोनों बहुत शक्तिशाली थे। जब ये कार्य हो रहा था तो उस समय पुर्तगाली और स्पेन ये दोनों देश थे वो बहुत ही शक्तिशाली देश थे। इन्होंने अमेरिका पर उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, ये उपनिवेश क्या होता है ये मैं समझा देता हूँ आपको। उपनिवेश यानी ना कोई ताकतवर, कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर कब्जा करने लगे तो ही उपनिवेश कहलाता है। इसका परिभाषा मैं आपको आगे लिखा देता हूँ, कोई टेंशन ना है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके इस पीडीएफ को आसानीपूर्वक डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी बल्कि कीटाणुओं की मदद लेती थी। जो यूरोपीय हैं वो अगर किसी देश से लड़ाई करते थे तो वो सैनिक की ताकत से ही नहीं जीतते थे, वो कीटाणुओं की सहायता लेते थे। ठीक है, लाखों सालों से दुनिया से अलग रहने के कारण अमेरिका के लोग के शरीर में यूरोप से होने वाली इन बीमारियों से बचने का रोग प्रतिशोध क्षमता नहीं था। यानी कि जो अमेरिका था वो दुनिया से ही नहीं, मतलब वो दुनिया से संपर्क रखता ही नहीं था लाखों सालों तक, जिसकी वजह से उसे बुखार, सर्दी, खांसी, ये सब जितने बीमारी थे इसे उनको पता ही नहीं था। तो भाई जब उनको बीमारी के नाम ही नहीं पता, बीमारी का स्रोत ही नहीं पता, तो वो दवा कहाँ से बनाएंगे, जिसकी वजह से उन पर क्या कर लिया, यूरोपियों ने कब्जा कर लिया। आगे देखिए क्या है। 18वीं सदी के आखिरी दशक तक ब्रिटेन में कर्ण लागू था। ये कर्ण क्या होता है भाई, तो मैं आगे आपको बता देता हूँ कर्ण क्या होता है। ठीक है, इस कानून के तहत देखिए वो कर्ण क्या होता है यहीं पे मैं बताऊंगा। इस कानून के तहत यानी कर्ण के तहत कोई भी देश अपने भोज्य पदार्थ ब्रिटेन को निर्मित नहीं कर सकता है। यानी कि जो कर्ण है वो किसी भी देश पर लागू हो जाए, उस देश को भोज्य पदार्थ हम नहीं बेच सकते हैं। यानी कि भोज्य पदार्थ जैसे कि चीनी, चावल, गेहूं, धान इत्यादि से। ठीक है, आगे है कि कुछ दिनों बाद ब्रिटेन में जनसंख्या बहुत बढ़ गई। यानी कि ब्रिटेन जो देश था वहाँ पर जनसंख्या बढ़ गया। जैसे ही जनसंख्या बढ़ी भोजन की मांग में वृद्धि हो गई। भोजन की मांग में क्या हो गई भाई, वृद्धि हो गई, यानी कि बढ़ गई। भोजन की मांग बढ़ी तो कृषि आधारित सामानों में भी वृद्धि हो गई। इससे पहले कि ब्रिटेन में भूखमरी आती, सरकार ने कर्ण को समाप्त कर दिया। यानी कि सरकार ने क्या कर दिया भाई, दिमाग से काम किया, कर्ण को क्या किया, समाप्त कर दिया। आगे देखिए क्या है कि व्यापार में वृद्धि किस प्रकार की गया। देखिए ये सब तो हो गया, लेकिन व्यापार में वृद्धि व्यापार को कैसे बढ़ाया गया। व्यापार ही किसी देश का विकास में योगदान देती है। एक बात आप याद रखिएगा, अगर कोई देश विकसित है, यदि कोई देश शक्तिशाली है, यदि कोई देश सबसे पावरफुल है तो व्यापार के ही वजह से है। यानी कि व्यापार जो है वो किसी भी देश का भविष्य बदल सकता है। ठीक है, नए जहाज बन गए, रेलवे का निर्माण किया गया जिससे रेलवे स्टेशन बनाने पड़े, मजदूरों की जरूरत पड़ी, मजदूरों को पैसा देने के तौर पर पूंजी का प्रभाव हुआ। जैसे जैसे सामान का निर्माण हुआ और भोजन का सुगंध हुआ, यानी सब एक दूसरे से जुड़े, इसे ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण किसे कहते हैं भाई, वैश्वीकरण हम उसे कहते हैं जब किसी एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरी देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए, उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण में तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए तकनीक का तो बहुत बड़ा योगदान अभी भी है, अगर तकनीक ना हो तो यार ये दुनिया आधी अधूरी है। ठीक है, तो अगला टॉपिक है तकनीक का भूमिका, यानी कि व्यापार में तकनीक की क्या भूमिका रही, तकनीक का क्या योगदान रहा। रेलवे, जहाज, संचार, टेलीविजन सभी तकनीक का ही देन है। ये जितने भी आप पॉकेट में फोन, ये हेडफोन, ब्लूटूथ, मोबाइल, टीवी, टेलीविजन, जहाज, रेलवे, बाइक, ये जितने भी चीज़ देख रहे हैं वो तकनीक का ही देन है। ठीक है, इसके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तन की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी कि सोच लीजिए कि 19वीं सदी में जब ये सब ना हो तो उसकी कल्पना कैसे की जा सकती है। ठीक है, आप समझ जाओ कि आपके फ़ोन में ना पॉकेट है, जब पॉकेट नहीं रहेगी तो आप ऑनलाइन क्लास नहीं देखोगे, जब आप ऑनलाइन क्लास नहीं देखोगे तो आप एग्जाम में फेल हो जाओगे, और एग्जाम में फेल होगे तो घर पर क्या होगी, कुटाई होगी। चलिए हम एक उदाहरण समझने के लिए लेते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे उदाहरण है कि 1870 के दशक तक अमेरिका में यूरोप का मांस निर्यात किया जाता था। जो अमेरिका है वो यूरोप को मांस निर्यात यानी कि बेचता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे, यानी कि अमेरिका से यूरोप में केवल जिंदा जानवर ही बेचे जाते थे, जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था। जिन्हें यूरोप ले जाकर क्या किया जाता था, काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर लंबे सफर में मारे जाते थे।
यानी कि जो जिंदा जानवर थे वह लंबे सफ़र में क्या मर जाते थे, बीमार हो जाते थे, बहुत का वजन कम हो जाता था। इसी वजह से मांस खाने का महंगा सौदा था। यानी कि ये सब देखिए, कोई भी चीज़ की अगर जनसंख्या कम है तो उसकी मांग बहुत ज़्यादा होती है, और जिस चीज़ की जनसंख्या ज़्यादा होती है उस चीज़ की मांग बहुत कम होती है। और यूरोप के गरीबी का पहुंच से बाहर था। अब जब भाई कोई भी वस्तु जब महंगा होता है तो क्या होता है, किसी भी गरीब नहीं खरीद पाता है। इन सभी समस्या को ख़त्म करने के लिए फ्रीज वाला जहाज का निर्माण किया गया। इस सारी समस्याओं को हल निकालने के लिए क्या किया गया भाई, फ्रीज वाला जहाज का निर्माण किया गया। अब अमेरिका में ही जानवरों को काट कर मांस बदल दिया जाता था, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह जानवर के बजाय उनका मांस ही भेजा जाता था। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाली खर्च कम हुई और हो गया, यूरोप में मांस के दाम भी गिर गई। यानी कि अब गरीब भी क्या करने लगे भाई, खाने लगे मांस। अब देखिए, हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं। अब इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हो गया, आप बोर हो रहे होंगे, ये मुझे मालूम है, तो हम यहीं तक रहने देते हैं। अब जितने भी टॉपिक बचे हैं वो कल यानी कि पार्ट 2 वीडियो में ही हम क्लियर करने वाले हैं। हमें जाने की इजाज़त दीजिए, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।